अमेरिका की व्यवस्थापिका। अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस बोला जाता है। ये आप उसका देख सकते हैं फोटो, एक मिनट, ये देखिए, है ना, तो इसको कांग्रेस बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ है। संघ और परिसंघ में अंतर होता है बच्चों। एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार होती है तथा अनेक प्रादेशिक सरकारें होती हैं। इनकी शक्तियां संविधान द्वारा परिभाषित होती हैं। संविधान द्वारा परिभाषित का मतलब क्या हुआ कि कितनी शक्ति केंद्र के पास रहेगी और कितनी शक्ति राज्य सरकारों के पास रहेगी, ये संविधान से तय होता है। संघ का तात्पर्य है एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र जिसके विभिन्न उपस्वायत्त राज्य हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है संघ के अंदर वो पावरफुल होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उसके अंडर में वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। संघ में आप लोग ध्यान दें, दो राज्यों के बीच संघर्ष का मतलब होता है आंतरिक मामला। जैसे पंजाब और हरियाणा, हम ऐसे उदाहरण से आपको समझाएं। इन दोनों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर झगड़ा होता है, जैसे राज्यों के बीच में परिसंपत्तियों को लेकर विवाद है। अब कावेरी को लेकर जो है साउथ के दो राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उनमें छिड़ी रहती है। तो ये जो विवाद है, ठीक है, दो राज्यों के बीच हो गया किसी चीज को लेकर, वो क्या है, भारत देश का आंतरिक मामला है। भारत देश के उस आंतरिक मामले में किसी और को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, एक राष्ट्र है, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। तो संघ में ये समझाना आपको चाह रही हूं कि संघ में दो राज्यों के बीच जो संघर्ष है होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे उस देश का आंतरिक मामला माना जाता है। संघ में नागरिक केंद्र और राज्य दोनों के कानून को मानते हैं। आप उत्तराखंड के भी कानून को मानोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कानून को मानोगे। ऐसा थोड़ा ना कि आप केवल अपने स्टेट के कानून को मानोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानोगे। तो संघ में क्या है कि नागरिक केंद्र और राज्य दोनों के कानून को मानते हैं, टैक्स देते हैं, प्रशासन का आदेश मानते हैं। अब हम परिसंघ की बात करें। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ में केंद्रीय सरकार होती है, परिसंघ में भी होती है, पर राज्यों के अधीन होती है। अब आप देखिए, संघ में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वोपरि है, उसके अधीन है सारे जो राज्य हैं। लेकिन परिसंघ में क्या है, केंद्र होता जरूर है पर वो कमजोर होता है, और किसके अधीन होता है, राज्यों के अधीन होता है। मतलब यहां उल्टा है। अनेक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये एक ढीला ढाला संगठन है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे छोटे राज्य मिले और उन्होंने मिलकर एक परिसंघ का निर्माण कर लिया। और वो छोटे छोटे राज्य क्यों मिले? क्योंकि उनको बड़े राज्यों से खतरा था अपनी सुरक्षा को लेकर। तो इस तरह से परिसंघ क्या है, एक स्वार्थपूर्ण संगठन है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्य, अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्य इकट्ठा होकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, जिसको परिसंघ बोला जाता है। परिसंघ में दो राज्यों के बीच संघर्ष का मतलब है अंतरराष्ट्रीय युद्ध। देखिए, संघ में आप देख रहे हैं, मैं ये अपना ले गई माउस को। देखिए, संघ में दो राज्यों के बीच संघर्ष का मतलब क्या है, आंतरिक मामला। और यहां आप देखिए कि परिसंघ में दो राज्यों के बीच संघर्ष का मतलब है अंतरराष्ट्रीय युद्ध।
हर राज्य अपने आप में वहां पर प्रभुसत्ता संपन्न है। तो अगर दो राज्यों के बीच में वहां पर क्लैश है, संघर्ष है, तो वो अंतरराष्ट्रीय मसला है। बाहर की जो शक्तियां हैं वो वहां पर हस्तक्षेप कर सकती है। परिसंघ में नागरिक केवल अपने राज्य के कानून को मानते हैं। जिस स्टेट के वो निवासी हैं केवल उसके कानून को मानेंगे। तो इस तरह से संघ और परिसंघ, आप लोग याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि संघ और परिसंघ में क्या अंतर है। सन 1776 में जब अंग्रेजों को हराकर अमेरिकी उपनिवेश आजाद हुआ, अमेरिका पहले क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश ही तो था, गुलाम था। तो सन 1777 में इसने अपना एक परिसंघ बनाया। अमेरिका शुरू में क्या था? एक परिसंघ था और इसमें 13 राज्य शामिल थे। 13 राज्यों से ये बना था। इसकी जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वो एक सदनीय थी, यानी उसका केवल एक ही सदन था। न कोई राष्ट्रपति था, न कोई सर्वोच्च न्यायालय था। कांग्रेस के निर्णय मानने या न मानने के लिए राज्य आजाद थे। मतलब कि जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो उस कानून को वो मानेंगे। उनकी इच्छा थी माने या न माने। फिर क्या हुआ कि सन 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ और अमेरिका का संविधान बना। तब सही अर्थों में जाकर अमेरिका एक संघ बना। यानी 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म दी गई। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है बच्चों, और अमेरिका को संघ के रूप में ढाला गया। इस समय अमेरिका में आप देखें तो 50 राज्य हैं अमेरिकी संघ में। शुरुआत में कितने थे? 13। इस समय अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। अब केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी हैं। पहले क्या था कि सहयोगी नहीं थे, केंद्र जो है वो राज्यों के अधीन था, लेकिन अब सहयोगी हैं। इसी सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के 2 सदन होने चाहिए। किसमें लिया गया? सन 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। तो इस तरह से कांग्रेस के 2 सदन हैं। पहला है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सदन। सीनेट उच्च सदन है। इसका निर्माण इकाइयों की समानता के आधार पर हुआ है। इकाइयों की समानता मतलब राज्यों की समानता के आधार पर हुआ है। इसके जो सदस्य हैं वो सीनेटर कहलाते हैं। दूसरा है इसका प्रतिनिधि सदन। इसका निर्माण जनसंख्या के आधार पर हुआ है। इसके सदस्य कांग्रेस के सदस्य कहलाते हैं। सॉरी। दोनों सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जनता जो है वो डायरेक्टली इसके जो प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, इनका निर्वाचन करती है। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे ये संविधान नहीं तय करता, वहां का कांग्रेस तय करती है। किस स्टेट से कितने कैंडिडेट जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, ये कांग्रेस खुद तय करती है। फिर भी सामान्य तथ्य यह है कि प्रत्येक राज्य से कम एक सदस्य जरूर जाना चाहिए, चाहे वो बड़ा राज्य हो चाहे वो छोटा राज्य हो, लेकिन एक मेंबर उसका पार्लियामेंट के अंदर जरूर जाएगा। प्रतिनिधि सदन, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। प्रतिनिधि सदन ये कांग्रेस का निम्न सदन है, और जैसा कि मुनरो ने कहा है कि उसकी स्थापना एक परिष्कृत ढंग के लोक सदन के रूप में की गई थी, एकदम फिल्टर्ड। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय सरकार में जनता की राय का
प्रत्यक्ष बिंब उपस्थित करना उसकी स्थापना का उद्देश्य है। प्रतिनिधि सदन की रचना कैसे बना है? सन 1789 में स्थापित प्रथम प्रतिनिधि सदन में 65 सदस्य थे। स्टार्टिंग में इसके मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 65। जब जब जनगणना के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, आप जानते हैं कि फिर जनगणना होती है तो उस हिसाब से सीटें भी बढ़ा दी जाती हैं, या नए राज्यों का संघ में प्रवेश हुआ, नए नए राज्य जो हैं वो अमेरिकी संघ में शामिल होते चले गए, तभी सदन की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई, उसकी सदस्य संख्या बढ़ी। सन 1941 में पारित एक कानून के द्वारा इसकी सदस्य संख्या स्थायी रूप से 435 तय कर दी गई है। इसका क्या मतलब है कि 1941 में जो एक्ट पारित हुआ उसके बाद से इसकी जो सदस्य संख्या है वो फिक्स है, परमानेंटली फिक्स है बच्चों। मतलब तब से जो इसकी सदस्य संख्या है वो बढ़ी ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ी है? देखिए, अमेरिकी लोगों का विश्वास है कि वर्तमान सदस्य संख्या पर्याप्त है। ज्यादा बड़ी संख्या काम में रुकावट डालती है, ऐसा अमेरिकी लोगों का मानना है कि ज्यादा लोग होंगे तो आपको किसी मुद्दे पर सहमति की आवश्यकता जब होगी तो अलग अलग मतों के कारण किसी मुद्दे पर सहमति बन ही नहीं पाएगी। तो उससे बेहतर है कि इतनी संख्या ठीक है, ये एक संतुलित संख्या है, ऐसा अमेरिकी जनता का मानना है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सदन में बड़े बड़े राज्यों को ज्यादा और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे आप देखें, उदाहरण है, कैलिफोर्निया राज्य है, ये बड़ा राज्य है। तो कैलिफोर्निया से 52 सदस्य चुनकर कांग्रेस में जाते हैं और न्यूयॉर्क राज्य से 31 सदस्य चुनकर सदन में जाते हैं। वहीं पर छोटे राज्य हैं, जैसे अलास्का है, वायोमिंग है, ये छोटे छोटे राज्य हैं, तो यहां से एक एक सदस्य सदन में जाता है। तो भाई सीधी बात है कि जिस स्टेट की ज्यादा जनसंख्या है उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जिस स्टेट की कम जनसंख्या है उसको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सन 1793 में एक प्रतिनिधि औसतन 33,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आज एक प्रतिनिधि औसतन 4,45,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक राज्य से कम एक सदस्य जरूर होना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। सन 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अमेरिका में अधिकार मिला। इससे पहले नहीं था। कब मिला अधिकार बच्चों? 1920 में, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए आप, सन 1787 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसको संघ का जामा पहनाया जाता है अमेरिका को। लेकिन महिलाओं को मताधिकार कब दे रहे हैं? वो कब दे रहे हैं? 1920 में। और इतना आधुनिक देश है, महाशक्ति है, लेकिन अभी तक सर्वोच्च पद पर वहां कोई महिला नहीं चुनी जा सकी है। आपको आश्चर्य होगा। पहले केवल शिक्षित अश्वेत ही वोट डाल सकते थे वहां पर, जो अफ्रीकी मूल वाले लोग होते हैं ना, अश्वेत बोला जाता है, बराक ओबामा थे जैसे। तो पहले केवल जो पढ़े लिखे अश्वेत हुआ करते थे वो ही वहां पर वोट डाल सकते थे। लेकिन 1964-65 में
सभी अश्वेतों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला 1920 में, और जो वहां अश्वेत थे उनको, काले लोगों को 1964-65 में संपूर्ण रूप से यानी प्रॉपर तरीके से वोट डालने का अधिकार मिला। नहीं, उससे पहले पढ़े लिखे जो अश्वेत थे केवल उन्हीं को मताधिकार मिला हुआ था। 1971 में 18 साल या इससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला। अलास्का में आप देखें मतदान आयु 19 वर्ष है, ठीक है। मिनिमम उन्होंने कितनी रखी है मताधिकार की आयु? 18 साल। लेकिन वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयु तय है मताधिकार की, लेकिन मिनिमम 18 साल, 18 साल से कम नहीं है कहीं भी, मतलब होगी तो उससे ऊपर ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि अलास्का में मतदान आयु 19 वर्ष है, हवाई में 20 साल है, जॉर्जिया में 18 साल है। पागल तथा गंभीर अपराधों में दंडित अपराधियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। यानी इस तरह के जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं। सदस्यों के लिए योग्यताएं, जो पार्लियामेंट के मेंबर, प्रतिनिधि सदन के सदस्य होना चाहते हैं उसके लिए कुछ योग्यताएं पूरी करना जरूरी है। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका का उसको निवासी होना चाहिए। वह अमेरिका में कम से कम 7 साल तक रहा हुआ होना चाहिए। जिस राज्य से वो खड़ा हो रहा है वहां का उसे नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। वह अमेरिका में किसी सरकारी पद पर न हो। प्रतिनिधि सभा का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका में हर चीज फिक्स है। इसके चुनाव प्रति 2 साल बाद नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होते हैं। उम्मीदवार का जो चयन है, जो कैंडिडेट है, वो प्राय दल के स्थानीय संगठन के नेताओं के द्वारा किया जाता है। जो लोकल वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन होगा पार्टी का, उसके द्वारा उसकी क्या होगी कि कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी विवादों के निर्णय भी दोनों ही सदन आपस में निपटा लेते हैं। जो चुनाव संबंधी झगड़े होते हैं उनको दोनों सदन मिल बांट कर निपटा लेंगे, उसका समाधान निकाल लेंगे। जबकि आप भारत में देखें कि चुनाव याचिकाओं के मामले, याचिकाएं यानी रिट के मामले उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाए जाते हैं। अमेरिका में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किसी न्यायालय में नहीं हो सकती। किसी सदस्य के चुनाव को चुनौती निम्न आधारों पर दी जा सकती है। कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर उसके इलेक्शन पर उंगली उठाई जा सकती है कि ठीक नहीं है ये? नंबर 1 आप देखें, धोखेबाजी, धोखाधड़ी की है उसने और इस तरीके से उसने चुनाव जीत लिया है। रिश्वतखोरी, किसी से पैसा वैसा लिया है। अपव्यय, या उसने बहुत ज्यादा चुनाव में धन को खर्च किया है, फिजूल खर्ची की है। तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जो है मामला ले जाया जा सकता है, जिसे दोनों सदनों के द्वारा सुनने के बाद उसका समाधान किया जाता है या उसके इलेक्शन को रद्द किया जा सकता है। जबकि यही काम हमारे यहाँ कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल, प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल है वो है 2 साल। इससे पहले न तो इसे भंग किया जा सकता है और न ही इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवंबर के चुनावों के बाद 3 जनवरी से कार्यकाल सदन का शुरू हो जाता है। वेतन एवं भत्ते, प्रतिनिधियों को यानी कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सीनेट के सदस्यों के समान ही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, यानी एक जैसे हैं वेतन और भत्ते। ऐसा नहीं है कि सीनेट के जो
मेंबर हैं उनके लिए अलग वेतन और भत्ते होंगे, और प्रतिनिधि सदन के जो मेंबर हैं उनके लिए अलग वेतन भत्ते होंगे। एक जैसे हैं। प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष $1,93,400 वेतन प्राप्त होता है। जिनके पास 2 घर हैं उन्हें $3,000 का टैक्स फ्री कर रहित भत्ता भी प्राप्त होता है। अब